नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है विज्ञान की इस क्लास में। आरएस हो, रीट हो, वीडियो मेंस हो, थर्ड ग्रेड साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के कुछ विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें साइंस करवाइए, तो 10वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं पहले आपके साथ कवर करूँगा, जहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से सवाल बन सकते हैं। और ये मानकर चलिएगा, इन पुस्तकों से ही जो एजेंसियां हैं वो सवाल बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ से शुरुआत की कि मुझे अच्छा लगा कि ये पुस्तक अच्छी है, यहाँ से सवाल आए हैं पेपर में। तो चलिए, सबसे पहले पहला जो चैप्टर है उससे शुरुआत करते हैं। उसमें हालांकि अधिकांशतः ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन दूसरा जो चैप्टर है वो अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। तो आज मैं जो पहला चैप्टर करा रहा हूँ उसको नॉर्मली आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं पहले चैप्टर को कवर कर देता हूँ पूरा ही। चलिए, पहले चैप्टर से संबंधित जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। मैं एक बार आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, फिर आप अपनी बुक से इसको पढ़ लीजिएगा। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो पोषण हमारे लिए जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि संतुलित आहार किसको कहते हैं, तो आपको उसकी सही परिभाषा जो देनी है तो वो यहाँ पर है कि संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो उपलब्ध होते हों। संतुलित की ये आरएस मेंस का जो पेपर देते हैं उनके पेपर्स में इस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं मेरे मित्रों। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या रहे, उपलब्ध हों। किसी भी पोषक तत्व की कमी या अनुपलब्धता उस भोजन में न हो, अगर है तो वह असंतुलित भोजन है। तो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें भोजन कैसा लेना है, संतुलित लेना है। संतुलित आहार कैसा है, जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो आवश्यक मात्रा में हमारे सामने क्या हों, उपलब्ध रहने चाहिए, वरना हम कुपोषण के क्या हो जाएंगे, शिकार। तो यहाँ पर भी संतुलित और असंतुलित भोजन की परिभाषा दी है मैंने, हालांकि आपको बता दिया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं, सीधे बिना इधर उधर की बातें करते। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा का बनता है वो है विटामिन से संबंधित। आपके पेपर में विटामिन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं, टेबल हालांकि आपको बहुत छोटी लग रही होगी लेकिन परीक्षा में यहाँ से सवाल आए हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है, और इसकी वजह से प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। आपको बहुत छोटी पंक्ति लग रही होगी, उसने ऑप्शन ऐसे दिए, दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, रात में और दिन में दोनों में दिखाई नहीं देता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, रतौंधी रोग जो है उसकी स्थिति में व्यक्ति को प्रकाश और यात, दिन हो चाहे रात हो, उसको दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन में ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि रतौंधी जो है उसमें रात को दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये गलत है मेरे मित्रों। आप ध्यान रखना, प्रकाश या रात में उसको दिखाई नहीं देता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। फिर विटामिन आता है थायमीन। थायमीन बोलते हैं किस विटामिन को, विटामिन जो 12 है उसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। विटामिन बी 12 का नाम क्या है, थायमीन है। और विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। इसमें क्या होता है, हृदय धड़कन जो है वो कम हो जाती है, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर होने लग जाती है। तो विटामिन बी 12 की वजह से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। इसके बाद है विटामिन आपका बी 2। विटामिन बी 2 क्या है, राइबोफ्लेविन है, इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन इसे कहते हैं। यहाँ पर है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 है। इसमें मुख के किनारे पर होठ की त्वचा का फटना जो है और स्मृति इसमें कमज़ोर हो जाती है, यानी होठों की जो चमड़ी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, फट जाती है, और इसमें जो है वो स्मृति में कमी आती है। इसके बाद में बी 3 विटामिन है, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है और उसे नियासिन कहते हैं। आपसे सीधा भी पूछ सकता है कि बी 3 का वैज्ञानिक नाम है, तो आपको नियासिन बताना है, बी 2 का पूछे तो राइबोफ्लेविन बताना है। पेलेग्रा रोग में क्या होता है मित्रों, जीभ वह त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना है, जीभ और त्वचा जो है उस पर पपड़ियाँ पड़ जाती है, यानी रूखी सूखी हो जाती है उस समय। उसके बाद विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से सकरवी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है। सकरवी रोग जो है उसमें मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। तो मुख्य ये मसूड़ों से संबंधित रोग ये ध्यान कर लो बस आप। सकरवी रोग जो है वो किससे संबंधित है, मसूड़ों से संबंधित है। और पेरेग्रा रोग में त्वचा पर जो है वो क्या पड़ जाती है, रूखी सूखी पड़ जाती है। और यहाँ पर राइबोफ्लेविन में त्वचा जो है वो होठों की और किनारों की त्वचा जो फटने लग जाती है। इसके बाद है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स रोग है। कौन सा है, रिकेट्स रोग है।
और पैरों की हड्डियां जो है वो इसमें मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ऐसे हड्डियों जो पैरों की जो हड्डियां हैं वो लोगों की ऐसे हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? रिकेट्स रोग की वजह से होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफोरेट। यानी आपको पता होगा विटामिन डी जो है वो प्रचुर मात्रा में हमें सूर्य का जो प्रकाश है उससे प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद और देखते हैं और क्या है हमारे लिए इससे संबंधित। अब यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बातों के बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, मैंने लिखा है प्रोटीन और कुपोषण। प्रोटीन जो है वो भी जरूरी है और कुपोषण भी जरूरी है। देखिए मित्रों, एक बच्चा जो है उसको क्वाशियोर रोग है और एक को मरासमस रोग है, दोनों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वाशियोर जो रोग है मेरे मित्रों वो किसकी कमी से होता है? क्वाशियोर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? अगर ये पूछा जाए तो आपको देना है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? क्वाशियोर है। ये परीक्षा में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोर। क्वाशियोर में क्या हो जाता है? आंखें तो बच्चे की बाहर आ जाती है, यानी बाहर दिख जाती है, लेकिन ये पेट जो है वो आगे निकल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, आंखें जो है वो एकदम बाहर आने वाली होती है, ऐसे हो जाती है। तो ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? क्वाशियोर। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अब दूसरा है मरासमस। दूसरे बच्चे को मरासमस है, उसका पेट अंदर चला जाता है, बाहर नहीं निकलता है, और इस प्रकार उसकी हड्डियां जो आती है वो निकल आती है और बच्चा एकदम कुपोषण का शिकार जो है वो ऐसा लगता है कि ये कुपोषण का शिकार है और वाकई में ये कुपोषण की घटना ही है। तो ये ध्यान रखना कि भैया मरासमस रोग जो है वो पोषण की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से? पोषण की कमी और विटामिन की दोनों की, यानी प्रोटीन की दोनों की। और ये प्रोटीन की कमी से होने वाला पेवर कौन सा है? तो वो क्वाशियोर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर खनिज कुपोषण की वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि इस स्थिति में मरासमस रोग हो जाता है। किस स्थिति में हो जाता है? शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है, आंखें कांतिहीन व अंदर धस जाती है, इस स्थिति में मरासमस होता है। और जब प्रोटीन और पोषण दोनों की कमी होती है, यानी उसे प्रोटीन भी नहीं मिले और साथ में अगर उसे पोषण भी नहीं मिले, तो व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है। दो महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से बनने की संभावना है जो कि मैंने आपको बता दी है। हड्डियों की मजबूती किसकी वजह से होती है? तो ध्यान रखना है कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करने में कारगर होता है। यहाँ पर लिखा है कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा लोह तत्व जो है वो रुधिर में हीमोग्लोबिन की जो हिस्सेदारी है उसकी कमी से रक्तहीनता की रोग, यानी एनीमिया जो रोग है वो लोह तत्व की कमी से होता है मेरे मित्रों। लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है और कैल्शियम जो है उसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और आयोडीन जो होता है उस आयोडीन की कमी से थायराइड जो ग्रंथि है उसकी क्रिया जो है वो मंद पड़ जाती है और व्यक्ति को गलगंड रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। अब कुछ ऐसे ही हमारे पास में कुछ खनिज तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमें दिन प्रतिदिन पड़ती है। सोडियम जो है वो सामान्य नमक में मिलता है, मछली में मिलता है, मांस में मिलता है, अंडे में मिलता है। कार्य क्या है? मांसपेशियां संकुचित, तंत्रिका आवेश जो संतुलन है उसको संतुलित बनाए रखता है। फिर ये हमारे लिए कुछ पोषक तत्व हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और इसके साथ साथ लोह तत्व है, आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और गलगंड रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके निर्माण में सहायक होता है। फिर लोहा जो है वो रुधिर में हीमोग्लोबिन जो है उसकी मात्रा को बनाए रखता है। उसके बाद फास्फोरस जो है वो कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम आपको पता ही है विटामिन डी के साथ हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। पोटेशियम मांसपेशियों का संकुचन जो है वो तंत्रिका आवेग को संतुलित बनाए रखता है। ये सारी बातें इसके संदर्भ में यहाँ से कम मैंने 10 सवाल इस पहले पेज में कवर किए हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये 10 सवाल बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। मैंने अभी नहीं बताया था लेकिन अब सुन लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में रेटिनोल जो है वो किससे संबंधित है, किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये मैंने अलग से स्लाइड इसमें ऐड की है, तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। रेटिनोल नाम है किसका? तो विटामिन ए का। फिर विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, फिर विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, ई का टेकोफेरोल, के का और फिलोक्विनोन। ये ध्यान रखना विटामिन के जो है वो क्विनोन है और ये क्विनोन जो है रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। यहाँ B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 तक मैंने सारे लिख दिए इधर वाली स्लाइड में, जिसमें थायमीन से लेकर यानी रेटिनोल ए से शुरू अगर हम लोग करें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये देख लीजिएगा आपके सामने रेटिनोल है और थायमीन है, B1 है, फिर राइबोफ्लेविन B2 है, फिर B5 निकोटिनेमाइड है,
B5 जो है V3 निकोटिनामाइड है, B5 पेंटाथेनिक एसिड है, B6 पायरिडोक्सिन है, 7 बायोटीन है, फिर 9 जो है वो फोलिक एसिड है, और 12 जो है वो सैनो कोबालेमिन है। यहाँ पर सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, डी कैल्सीफेरोल है, ई टेकोफेरोल है, और के फेलोक्विनोन है। ये सब नाम आपको याद रहने चाहिए क्योंकि परीक्षक यहाँ से सवाल बना सकता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब किस प्रकार हमारे शरीर में सहायता करते हैं वो सब बातें हमारी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आया है वो तंबाकू से संबंधित है, यानी मानव स्वास्थ्य पर पीने योग्य जो पदार्थ हैं वो दूषित प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, और जिस पानी का पीएच ज़्यादा होता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसके बाद में है कि आजकल दूषित जो भोजन हम करते हैं या दूषित जल का इस्तेमाल करते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। नारू रोग, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। यहाँ पर गंदे पानी में वायरस संक्रमण की वजह से हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसे रोग होने के बेहद खतरे रहते हैं, और राजस्थान में तो इसके बहुत प्रभाव हैं। बाला या नारू रोग जो इससे राजस्थान एक समय था जब बहुत ज़्यादा ग्रसित था, तो ये ध्यान रखना कर्मी से होने वाला रोग है। यहाँ पर लिखा है बाला नारू रोग। यह नारू रोग किसकी वजह से होता है? कर्मियों की वजह से होता है। कर्मी जो होते हैं उनकी वजह से कर्मी से होने वाला रोग है बारू रोग या नारू रोग, जिसका रोग जनक क्या है? ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस जो है इसका रोग जनक है मेरे मित्रों। और मादा कर्मी जो है वो अपने अंडे सदैव प्रपोषी मनुष्य के शरीर से बाहर जल में देते हैं, तो ये जल जो है वो भी एक हमारे मानव स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बाद मोटापा जो है वो क्या होता है? तो मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। हमारे शरीर में वसा इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, जैसे हार्ट अटैक है, ये इस प्रकार की जो है वो संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। इस संभावित आयु को हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे सामने आती है, घटा सकता है। अब देखिए, BMI नाम आपने सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसी से मोटापे का आंकलन किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है BMI क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स है जो कि मोटापे को मापता है, और इसका क्या नाम है? तो ध्यान रखना, मानव का जो भार है और उसकी जो लंबाई है, यानी एक आदमी का भार और उसकी लंबाई का जो अनुपात है उसे BMI कहते हैं। वो वही बॉडी मास इंडेक्स है, इसी के आधार पर मोटापे का आंकलन होता है। जब इस BMI का आंकलन 25 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब 30 से ज़्यादा हो तो व्यक्ति मोटा कहलाता है। यानी इसका जो अनुपात है वो अगर 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो व्यक्ति मोटा कहलाएगा। और मोटापा से बहुत सारे रोग जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है, निद्राकालीन श्वास समस्या है, कई प्रकार के कैंसर जो हैं वो इसके कारण हैं। तो मोटापा भी एक शरीर पर पड़ने वाला बहुत ही खतरनाक जो है वो कारण है। यहाँ पर एक सवाल आपके BMI वाला है, BMI वाला परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्लड प्रेशर से मैंने बहुत परीक्षाओं में सवाल देखे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे। रक्त वाहिनियों से बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, आजकल तो हर व्यक्ति को ये रोग है, BP है, तो ये BP क्या है? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। यानी आपसे कोई पूछे कि भैया ये धमनी क्या बीमारी है, तो हमारे हृदय के पास जो शुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम जो करती है वो धमनियां हमारी कहलाती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डाइसिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त, यानी दो तरीके से हमारा BP नापा जाता है। एक तो सिस्टोलिक बोलते हैं, एक को डाइसिस्टोलिक बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, 120/90 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दबाव को दर्शाती है, जिसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। पहले तो उसमें संकुचन होता है फिर स्थिर हो जाती है। तो ये 120-80 का जो अनुपात हम बताते हैं कई बार की BP की एक्यूरेसी कहाँ होती है, तो 120-80 के आसपास बताते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है, एक को सिस्टोलिक कहते हैं और एक को डाइसिस्टोलिक कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा का 90 से 120 मिलीमीटर के बीच
तथा डायसिस्टोलिक रक्तचाप जो है वो पारा 50 से 80 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। रक्तचाप को मापने के लिए जिस यंत्र को काम में लिया जाता है वह रक्तचाप मापी, यह पेपर के ऑप्शन में नहीं आता है। ऑप्शन में आता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है बीपी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। राजस्थान की परीक्षाओं में यह सवाल आया हुआ है, बाकायदा मैंने पुराने पेपर में इस सवाल को देखा है। तो स्फाइग्नोमैनोमीटर जो है वो किसको मापने में काम में आता है, तो बीपी का मापन इसके माध्यम से किया जाता है मेरे मित्रों। और 120 और 80 है, एक में 6 को जो आपका है उसमें कहा जाता है कि सिस्टोलिक है, ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला जो है वो क्या है आपका डाइसिस्टोलिक है। तो एक तो है जब रक्तचाप होता है तो उस समय 120 से लेकर के 80 जो है, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 रहना चाहिए, ये सही स्थिति मानी जाती है। इसके बाद चलिए और आगे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्या सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ये स्फाइग्नोमैनोमीटर आपने देखा होगा, ये आजकल ऐसा नहीं आता है, हालांकि कुछ डॉक्टर ये भी रखते हैं पुराने वाला, लेकिन आजकल नए तरीके के रक्तचाप यंत्र भी आ चुके हैं। और इसमें 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा था। उसके बाद 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित भी किया था। निम्न रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। यह रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। यानी हमारी धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रूटीन के काम है वो नहीं होते हैं, और जब रूटीन का काम नहीं होगा, बाधा उत्पन्न होगी उस काम में, तो तकलीफ तो होगी। उच्च रक्तचाप क्या है? धमनियों में अधिक दाब के कारण यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन करने से, मैदे से यानी तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ और मांस, चाय, सिगरेट, शराब के सेवन से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव में हो सकता है। उच्च रक्तचाप का समय पर निदान महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसे समय पर उसका इलाज कराना चाहिए। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें ताज़े फल हों। डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर दें। भोजन में कैल्शियम यानी दूध और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। रेशे युक्त जो हैं वो पदार्थ खूब खाने चाहिए। संतृप्त वसा जिसमें मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। ये तो सबके लिए ज़रूरी है ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। फिर नशीले पदार्थों की अगर बात करें तो नशीले पदार्थों का सेवन भी आजकल के युवाओं में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल किया गया है। मैं इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो होंगे वहाँ रुकेंगे। गुटखा जो है वो खतरनाक है, आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद तंबाकू जो है वो निकोटियाना टेबिकुलस कुल यानी सोलेनेसी जो है, यहाँ पर एक नाम आया है सोलेनेसी, इस प्रकृति का पौधा होता है, उससे ये तंबाकू जो है वो तैयार किया जाता है। इसका जो है वो निकोटिन का प्रभाव स्वास्थ्य पर खराब पड़ता है, आप सब जानते हैं, फिर भी कुछ लोग करते हैं। फिर मदिरा जो है वो एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, जिसका सूत्र आपके सामने लिखा है। एथिल एल्कोहल जो है वो इंपॉर्टेंट है, C2H5OH है। आपसे पूछा जा सकता है कि मदिरा एल्कोहल जो है वो क्या है, तो एथिल एल्कोहल है, C2H5OH इसका क्या है, सूत्र है। मदिरा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अफीम जो है वो अफीम पादप जो है वो देखना, पिवेवियर सोमनीफेरम नाम का एक पौधा होता है, उससे उसे प्राप्त किया जाता है, और ये भी क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी इसके अलावा भी लोग जो है वो आनंद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद मेरे मित्रों अफीम का पौधा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के डोडे होते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है अफीम को, और कई लोग जो हैं वो शौक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि खराब है। कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर है दवाओं का दुरुपयोग। सबसे ज़्यादा अगर नकली सामान कहीं मिलेगा तो दवा की दुकान पर आपको मिलेगा, जबकि नकली दवाओं का सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही। इसके बाद है पदार्थों को, खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज कुछ भी ले लो, चाय से लेकर मिर्च से लेकर चीनी तक, हल्दी, धनिया, सब जो है वो मिलावटी सामान आ रहा है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद मेरे मित्रों यहाँ पर कुछ बिंदु जो हैं वो दिए गए हैं, हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे, बाकी हमारे लिए जो काम की बात नहीं है उन पर हम लोग रुकने वाले नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है मेरे मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक जो होती है इसमें क्या किया जाता है, फास्फोरिक अम्ल जो होता है, इस फास्फोरिक अम्ल को कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है, जो कि हमारे दांतों के लिए सबसे खतरनाक होता है। लोहे तक को गलाने की इसमें क्षमता होती है। और एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने से क्या कर देता है, जमने नहीं देता। यानी इसमें दो चीज़ें, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल भी है और फास्फोरिक अम्ल भी है। तो यहाँ पर
एथोरिक और बेंजोइक अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान करने में भी काम में लिया जाता है। यानी अम्ल का भरा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक का जो मसाला है, कोल्ड ड्रिंक जो भी है वो आप ध्यान कर लीजिएगा, आपको पीना है या नहीं पीना। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मिलावटी सामान के बारे में लिखा गया है। मिलावटी सामान या मिलावट करने वाले लोगों के लिए हमारे यहाँ पर कौन सा कानून बना है, तो निषेध अधिनियम बना रखा है हमारे यहाँ। ठीक है, कानून का नियम 65 है, खाद्य पदार्थों और कीटनाशकों के मिलावट के नियम के संदर्भ में। लेकिन जो कानून बना रखे हैं वो कानूनी हैं, उन कानून का सही प्रभाव ढंग से क्या नहीं होता है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब मैं इससे संबंधित जितना पढ़ा है उससे संबंधित 5 सवाल आपको मैं करा रहा हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ नारू रोग का रोगजनक क्या है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राजस्थान में ये रोग बहुत व्यापक रहा है किसी जमाने में। नारू रोग जो वो कृमि से होने वाला क्या है, एक रोग है। जीवाणु से नहीं, विषाणु से नहीं, प्रोटोजोआ से नहीं, कृमि से होने वाला रोग कौन सा है, नारू रोग है। स्वस्थ शरीर का मानव स्वास्थ्य का रक्तचाप बीपी कितना होता है, तो अभी अभी बताया था 120/80 होता है। कितना, 120/80। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, 120 और 80। अगर 10-15 मिनट की क्लास से अगर आपको 3-4 सवाल साइंस के मिल जाएंगे तो भी मैं मानता हूं कि आपका पढ़ना जो है वो सार्थक हो जाएगा। तंबाकू जो है वो किस कुल का पादप है, तो ये मैंने उसी समय बताया था, सोलेनेसी नाम का एक कुल है। उस सोलेनेसी कुल का एक पौधा है कौन सा, तंबाकू। ये ध्यान रखना, तंबाकू जो है वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। मदिरा जो है वो एसिड, आपको बताया था यहाँ पर C2H5OH, ये जो है C2H5OH जो है वो किसका है, एथिल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH, जो कि मदिरा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने कहा था आयोडीन की कमी से थायराइड जो है उसमें कमी आ जाती है और घेंगा रोग जो है वो हो जाता है। कौन सा रोग, घेंगा रोग इसमें हो जाता है। तो मेरे मित्रों, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब बात समझ में आई होगी। ये इसका पहला चैप्टर था। परीक्षा की दृष्टि से 10-15 सवाल मैंने यहाँ जो इंपॉर्टेंट बताए सिर्फ वही आपको याद करने हैं। पुस्तक अगर आपके पास है तो एक बार वापस उससे ये सवाल देख लीजिएगा, बाकी चिंता करने की बात नहीं है। अगला जो चैप्टर आपका दूसरा शुरू होगा वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आपको पेपर में निश्चित तौर पर सवाल जो है वो मिलेंगे। तो अगली क्लास में वापस मिलते हैं, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।